अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अभी आपने बयानात सुने उन तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान के जो आइंदा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सदर साहब इजलास क्यों नहीं बुला ले। आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी ही कि सदर साहब ने अब तक उस समरी पर दस्तखत नहीं किए इजलास बुलाने के लिए जो उनको पार्लिमानी उमूर की मिनिस्ट्री की तरफ से भेजी गई थी। और उनका इस्तदलाल जो सामने आ रहा है, ज़रा ये बताते हैं कि सदर साहब का कहना है कि अभी ऐवान नामुकम्मल है और जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फैसला होना बाकी, और ये बात जायज़ है। अब आगे मामला क्या बनेगा, इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से बेहतर आर्ग्यूमेंट कौन सा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये तमाम जितनी हुक्मरान जमातें हैं जो हुक्मरान बनने वाली हैं, उनके लीडरान इस बारे में बात नहीं कर रहे कि क्यों नहीं दी जा रही अब तक, बावजूद इसके कि वो आज़ाद जो कि PTI बैक्ड कैंडिडेट्स थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। फरमाइएगा, सदर साहब का जो ये इस्तदलाल है कि असेंबली अभी पूरी नहीं है, क्या ये दुरुस्त नहीं है? क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं थी इलेक्शन कमीशन को, वो तो कर देना चाहिए था अब तक। देखिए जी, अभी ज़ाहिर है कि सदर मुमलकत जो हैं वो आइन के आर्टिकल 91, आर्टिकल 224 और आइन का आर्टिकल 223 के तहत 21 दिन के इनके अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद है। क्योंकि हम उसमें जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं या मिनारिटी की नशिस्तें हैं वो तो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। एक मखसूस सियासी जमात की जो है वो हेयरिंग हो रही है और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गालिबन कल फैसला कर देगा। इसके साथ साथ फैसला क्या आता है उसको कुछ कहना कम वक्त है, लेकिन बहरहाल सदर मुमलकत जो है वो आइन के आर्टिकल 91 और 224 के तहत वो इसको 21 दिन में 21 दिन में कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के मजाज है, तब पाबंद है। जबकि सूबाई असम्बलियाँ चारों जो है उनको शेड्यूल आ चुका है। पंजाब में अपने चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। कल परसों यानी कल जो है वज़ीर आला का इंतखाब भी हो जाएगा, काबीना बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कुंवर दिलशाद साहब, हो रहा है, सिंध का भी हो गया है, अब बाकी वफाक का रह गया। लेकिन अभी इसमें टाइम है उनके पास। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि फरवरी से पहले कौमी असेंबली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, 14 रोज के अंदर अंदर इंतखाबी दस्तावेज भी आवाम के सामने रखना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो 14 रोज तो गुजर चुके हैं। उसके अलावा एक जो आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है कि चूंकि जो पहले लिस्ट देना होती हैं आपने कि हमारे नॉमिनेशन ये हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, वो चूंकि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं दी, PTI ने नहीं दी। PTI तो खैर उस तरह वो तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो आज़ाद जो हैं। लेकिन एक 2019 का मामला हमारे सामने है जब 4 आज़ाद अरकान ने BAP को ज्वाइन किया और एक मखसूस नशिस्त बाद में हासिल की KPK के अंदर। 2019 की बात है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का ही सेट प्रिंसिपल है। तो आपको लगता है अभी भी उसी के मुताबिक चलेगा इलेक्शन कमीशन? कुंवर दिलशाद साहब। हाँ जी, क्या सवाल था आपका? मैं सर आपसे पूछ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2019 में 4 आज़ाद अरकान ने BAP को ज्वाइन किया और एक मखसूस नशिस्त उन्होंने मांगी और इलेक्शन कमीशन ने उनको दी, बावजूद उसके कि BAP ने उससे पहले कोई वो लिस्ट के अंदर वो नाम नहीं था दिया हुआ इलेक्शन कमीशन को। तो ये सेट प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन का ही है। इसका हमने कई दफा इसका कोर्ट भी किया है, मैंने अपने कालमे में इसका जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जब चूंकि ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जमात तो सर पुरानी है इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर के मुताबिक, लेकिन अब चूंकि इनके अंदर बहुत बड़ी भारी तादाद में आज़ाद अरकान शामिल हो गए हैं, तो ख्वातीन का मसला है, ख्वातीन और मिनारिटी का, तो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो माजी के जो फैसले हो चुके हैं 2019 में हुए हैं, पाकिस्तान अवामी पार्टी को भी दिया गया है, उनकी 3 नशिस्तें दी है ख्वातीन की, तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी फैसलों को नजीर बनाकर इनको जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लें। इसलिए 3-4 दिन हो गए हैं, इजलास जारी है, पुरानी तमाम केस पढ़े जा रहे हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट करना होता तो पहले दिन ही इसको कर देते थे। एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन के पाकिस्तान ने अपने सीटें रिजर्व रखी हुई हैं, पेंडिंग में है, वो किसी सियासी जमात को उन्होंने तकसीम नहीं की। इसका मतलब है कि फैसला पॉजिटिव आने की उम्मीद है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त को मंजूर कर लिया जाएगा। अच्छा सर, अगर पॉजिटिव नहीं आता फैसला, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI बैक कैंडिडेट्स के हक में नहीं आता, उनको नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें, तो फिर उस सूरत में ये मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में बांट दी जाएंगी क्या, जस्ट इन केस? कौन साहब, आवाज आ रही है आपको?
लाइन ड्रॉप हो गई है। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये भी हम पूछना चाहते थे कि अगर किसी हाइपर टेक्निकलिटी की बुनियाद पर, जैसे कि बैट का साइन ले लिया गया, यहाँ पर भी मामला इसी तरह का होता है और इसके बाद सूरत हाल नज़र यूँ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब मामला जा सकता है और वहाँ पर जाकर ये चीज़ सेटल होगी। इसके अलावा एक बात ये भी की जा रही है कि जो सेनेट इंतखाबात आना है वस्त के इस अगले महीने के वस्त में तकरीबन सेनेट के जो इंतखाबात होंगे, तब तक अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी कि PTI बैक्ड कैंडिडेट्स की वजह से मखसूस नशस्तें ना मिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो नंबर है, जहां पर उनकी मेजॉरिटी बन सकती है आइंदा सेनेट इलेक्शंस के अंदर, वो मुतासर हो सकती है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बल्कि शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक हम मौखर की हमने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? सर ये फरमाइएगा शेख साहब, मैं आई कम डायरेक्ट टू द पॉइंट। मरियम नवाज साहिबा आपके ख्याल में कैसी वजीर आला होंगी? वक्त से पहले तो आप कुछ नहीं कह सकते कि हमारा ये है कि उनके पीछे उनके वालिद की मेरे ख्याल में इनपुट होगी, उनके चचा की इनपुट होगी और वो खुद भी माशाल्लाह अब तो रात से वो सियासत में है और सियासी सूझबूझ रखती है। डेफिनेटली अच्छा टीम भी अच्छी बन जाएगी उनके साथ और इंशाल्लाह अच्छा करेगी। बस मुस्बत सोचे हम, बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शेख साहब, उनके अलावा वैसे नून लीग के पास कोई ऑप्शन हो सकती थी ज्यादा तजर्बेकार? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा ना। क्योंकि तनकीद ये होती है ना कि तासुर यूं आता है कि जैसे शरीफ फैमिली के अलावा और कोई कैपेबल नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तनकीद करने के लिए होती है ना, दुरुस्त होती है आपके ख्याल में? गलत है। और रहा क्या है तो आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं? सिवाय तनकीद करते जाए, मुझको तो सोचना छोड़ दिया ना हमने। नहीं, आप सीनियर सियासतदान है सर, मैं तो आपकी राय पूछना चाह रहा था। नहीं, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ ना। अगर आप मुझको सोचेंगे तो ठीक है। देखिए ना, मुस्लिम लीग नून किसकी एक जमात है? नवाज शरीफ साहब। रूए रवां कौन है मुस्लिम लीग नून का? वो तो मियां नवाज शरीफ साहब है जी। तो लेगेसी तो मियां नवाज शरीफ साहब की है ना। तो इसका मतलब है कि जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं जिन्होंने टिकट्स के अप्लाई किया, जिन्होंने टिकट्स ली, उनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रूए रवा हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब है। और मियां नवाज शरीफ साहब जिसको भी चाहेंगे, अब मैं पीछे माजी में आपने देखा होगा ना कि मियां साहब जब स्टेप डाउन किया था मियां साहब ने, तो मियां साहब ने शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया था ना। और कई दफा, ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है। ये मियां साहब किसी ना किसी को नामजद कर देते हैं, जो नामजद करते हैं वो फिर एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो लेगेसी है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की है ना, तो उसकी लेगेसी को तो मरियम नवाज ही करेंगी ना। सही, ठीक है। अच्छा शेख साहब, इलेक्शंस से पहले भी ये, और हाँ इलेक्शंस होती है इस वजह से कि ज़रा स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और ये इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार था कि आएंगे, होंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। मामला कुछ उल्टा नज़र आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की बजाय आगे जो डिवाइड है वो मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं आगे मुझे तो बात नजर नहीं आ रही। दोनों बड़ी जमातें इस वक्त आपस में बैठ के तय किए बैठी हैं और मेरे ख्याल में एक आध रोज में शायद कल कौमी असेंबली का इजलास भी है जी, और उसमें सारे मामला जो हैं अगले आने वाले वक्त के मामला तय हो जाएंगे। लेकिन अब बस एक मैं आपसे गुस्ताखी, मतलब मैं आपसे माजरत के साथ, हमें जल्दी होती है, हर काम में जल्दी होती है, फौरी तौर पे नतीजा, फौरी तौर पे कोई ना कोई हम उसका हल करना चाहते हैं कोई। लेकिन थोड़ा तवक्कुफ कीजिए, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, 2-4-10 दिन में कुछ नहीं होता, पता चल जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, आपकी डायरेक्शन नजर आ जाएगी क्या होने वाला है और क्या होगा। शेख साहब, थोड़ा सा इंतजार कर लें तो क्या मुमकिन है कि हमें नजर आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में पोजीशंस लेने पे भी आमादा हो जाए? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह। आप देखें ना, वो सियासी जमात है, उनकी एक सियासी अप्रोच है, एक सियासी नजरिया उनका। तो ऑब्वियसली जब आप ये देखेंगे, वो भी जब देखेंगे कि एक आप बिल्कुल एक लाइन पे आप चल पड़े हैं और वो लाइन जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है, नजर आ जाएगा ना उसमें। तो मेरे ख्याल में जब वो आप देखें कि उसके बाद वो ज्वाइन कर लेंगे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ज्वाइन कर लेंगे, हम भी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, लेकिन शेख साहब जिस तरह से पंजाब असेंबली का आगाज हुआ, अभी कौमी असेंबली का होगा, हम देखेंगे वहाँ पे क्या मामला बनता है।
उसमें अगेन आप कह रहे हैं मुस्बत रहना तो चाहिए, लेकिन जो विजुअल्स हमें सामने नजर आए वो कोई इतने अच्छे नहीं थे इस सेंस के अंदर कि आगे मिलकर चलने का, लेकिन ऐवान का माहौल ख़राब ही आगे होता नजर आ रहा है। ये कोई अच्छा सुकून तो नहीं था कि यहाँ से एक तरह के नारे चल रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरी तरह के होते तो हैं, लेकिन ये बड़े पर्सनल से नारे चल गए इस दफा। बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये सब चीजें पिछले कुछ अर्से में नापैद हो गई हैं और ये इंतहाई खतरनाक चीज है। जिस मुआशरे में अदम बर्दाश्त ना हो जाए और बर्दाश्त करने की कुव्वत खत्म हो जाए ना, वो इंतहाई खौफनाक सूरत हो जाती है। इसको कैसे आप वापस लाएंगे, किस तरह वो आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए, मुल्क के बसने वालों के लिए ये इंतहाई खतरनाक चीज है। दुरुस्त, सबको मिलकर इसको सोचना चाहिए ना। आप देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए मैं खुद चोर हूँ और दूसरों को मैं चोर चोर कहता जाऊँ, तो ये कोई अच्छा मामला नहीं है और ना ही कोई अच्छी स्ट्रेटजी है। या तो हो ना, मैं बड़ा पाक साफ हूँ तो मैं दूसरों को इल्जाम दूँ तो वो तो समझ आती है, और अगर मैं खुद भी वही काम कर चुका हूँ, वही काम कर रहा हूँ, तो फिर दूसरों पर यही बात करनी। अब देखते हैं आवाज किसकी ऊंची है। आजकल तो ये हुआ ना, लॉजिक को नहीं देख रहा, आवाज ऊंची। जब आपकी लॉजिक खत्म हो जाती हैं, जब आपके पास लॉजिक में दलाइल खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपकी आवाज ऊंची हो जाती है। वरना अक्लमंद और शऊर वाले लोग कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, वो हमेशा धीमी आवाज में बात करते हैं और अपने बातों के साथ, अपनी दलाइल के साथ दूसरों को वो कायल करते हैं। आजकल तो यहाँ पे आप जितना शोर मचा लेंगे, जितना धिंगा मुश्ती कर लेंगे, आप उतना ही कामयाब हो जाएंगे। लेट्स होप शेख साहब ये मतलब रिवर्स हो जाए मामला। ये पाकिस्तान के लिए तो बहरहाल अच्छा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम अलेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती है कि हमारी 90 के करीब सीट्स हैं जहां पर रिजल्ट्स हमारे खिलाफ तब्दील हुए। अब वो तो कोर्ट्स में मामला जाएगा, उस पर भी कुछ बात करेंगे कि 90 में से कितने ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिन्होंने ECP से और अदालतों से या ट्रिब्यूनल से रुजू किया है। उसके अलावा जो क्लेम था कि हमने हुकूमत बनानी है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहती कि हुकूमत वो बनाए, और इसी वजह से क्योंकि हमने जब उनकी तरफ हाथ बढ़ाया आगे और हमने कहा कि बात हमसे की जाए, तो उन्होंने रास्ता शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का क्लियर किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल वो है कि आपका एक प्रिंसिपल स्टैंस है पार्टी का, और वो ये कि पहले ये फैसला हो जाए कि ये जो मैंडेट इनके पास है वो कितना लेजिटिमेट है, और आपकी जो आप जहाँ पर आपको शिकवे हैं, शिकायतें हैं, और आपके पास अगर फॉर्म 45 भी हैं तो वो तय हो जाए अपनी जगह पे। लेकिन उसके साथ साथ क्या बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ही नहीं थी सकती किसी और जमात के साथ हुकूमत साजी के लिए, लेकिन दावा तो ये रहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी बिलावल साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास तो इस दफ़ा बल्कि पिछली दफ़ा भी हमने जब 4 हलकों की बात की थी तो हमारे पास सबूत थे। आज तो हमारे एक कैंडिडेट के पास जो ये क्लेम हम कर रहे हैं, हमारे पास उसका एविडेंस मौजूद है फॉर्म 45 की शक्ल में, राइट। हम ये इनसे, बाकी सियासी जमातों से अपील करते हैं कि जमहूरियत की खातिर ये इसमें तो हमारी मदद कर सकते हैं, या अवाम के जमहूर के लिए तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, कि जो जहाँ से जीता है उसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। हम ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट, जब हमारे पास अवाम ने अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी दी हो, तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं तो हमने अपने मैंडेट की सबसे पहले तो नफी खुद कर दी। प्लीज आप इस चीज को समझें। और हमने उस अवाम की नफी कर दी जो हमारे लिए हमारी कैंपेन के बगैर खुद सवारियां करके, खुद ट्रैवल करके, एक पोलिंग स्टेशन नहीं, पता नहीं कितने कितने पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जलील होने के बाद उन्होंने ये वोट कास्ट किया। हमारा जो स्टांस है वो ये है कि जो हमें अवाम ने मैंडेट दिया है उसको खुदारा एक्सेप्ट किया जाए, उसको तस्लीम किया जाए।
और उसी मैंडेट के पेशे नज़र हमारी जो जितनी रिजर्व सीट्स बनती हैं वो हमें दी जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इससे तो किसी को अब इनकारी नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क में जितने हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे या जितनी हमारी नंबर ऑफ सीट्स आई हैं उसने भी ये इवन आफ्टर इलेक्शन भी ये बात साबित कर दी। अब ये देखें ना बाजवा साहब, जितने भी सियासत को समझने वाले लोग हैं उनसे मेरा ये सवाल है, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़, अव्वल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मेरा ये ख्याल है कि ये फिर जिस तरह का फरवरी 8 का इलेक्शन था, ये जो अगले इलेक्शन है, क्या इनके ऊपर सवालिया निशानात नहीं है? मैं आईनी और कानूनी तौर पर बात कर रही हूँ कि हमारा तो हाउस ही पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जो हमारा मैंडेट है उसके अगेंस्ट जो हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं माइनॉरिटीज़ की या विमेन की, उसके बगैर यहाँ पे पंजाब के अंदर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन का हो जाना, आगे अगर वजीर आला का भी इसी तरह से हो जाता है तो फिर आप खुद ही समझ लें कि ये इस मुल्क में जमहूरियत के साथ इससे खुला ओपन मजाक माजी में कभी भी नहीं हुआ। सो जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको भी अपनी नदाओं पे गौर करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि उनको तो सिरे से किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिकॉज उनको ये बात समझ लग गई है कि अगर हमने इन पोजीशंस पे पहुंचना है तो बगैर वोट के, बगैर मैंडेट के पहुंचना, तो उसका तरीका तो फिर यही है जो आसान रास्ता चुन लिया गया है। और अवाम बहरहाल सब कुछ देख रही है। इन्होंने अपने साथ एक और ज्यादती कर ली है कि अगला इलेक्शन जब भी हुआ, बाजवा साहब ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो चंद वोट इनको पड़े भी हैं, हार जाने पे भी वोट तो पड़े हैं ना, ठीक है, ये वोट भी अपने अब माशाल्लाह से माइनस कर चुके हैं लोगों के गमो गुस्सा में। अब आज हम तो बीच में एडवोकेसी कर रहे हैं अवाम के मैंडेट की, बट एक्चुअली जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे से भी आगे वो इस मुल्क की जमहूर है, अवाम है, और ये लोग हैं। अब पाकिस्तान की अवाम और आगे जिस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे, जमातें अब जिस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे, एक डिबेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। वो कहते हैं कि एक तरफ कौमी मफाद है, दूसरी तरफ एक अवामी मफाद होता है। अवाम बहुत दफ़ा जो है ना वो सेल्फिश होकर देखते हैं कि सानू की मिले है, वो मुल्क का मफाद जो है वो अजीम तर है। तो वो मामला तो बड़े अजीब से उस साइड पर लगते हैं। खैर, मैं एक और साइड पर जाना चाह रहा हूँ। फॉर्म 45 की जो आपने बात की, वो आप क्लेम करते हैं कि आपके पास है। पिमलन कहती है, क्योंकि उन्हीं पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है ना कि जो आपके जो सीट्स जहाँ पे ये तनाज़ा है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ। वो कहते हैं कि ना वो स्टैम्प्ड हैं ना उन पे सिग्नेचर्स हैं। एनीवेज, ये तो इलेक्शन कमीशन को 14 रोज़ के अंदर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए थे, जो कि अब तक नहीं हुए। आज 16वां दिन है इलेक्शन हुए। लेकिन आज एक वो बेनज़ीर शाह साहिबा की एक स्टोरी भी है द न्यूज़ के अंदर, और वो ये कहती हैं कि 90 के करीब सीटों पर आपको ये अलज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ धांधली हुई है, जबकि सिर्फ 35 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने अब तक इलेक्शन कमीशन से रुजू किया या उससे रिलेटेड फोरम से किया है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को, ये जो नंबर्स हैं, आप इसको वेरीफाई करेंगी या इसको चैलेंज करेंगी? नहीं, मैं इसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकती। देखें, हमारे जो सीट्स हमने क्लेम की हैं वो बिल्कुल कोई 80 तो हो सकती हैं, 35 नहीं है। 90 से 80 तो हो सकती हैं। जिन उम्मीदवारों ने जमा मतलब शिकायतें जमा करवाई इलेक्शन कमीशन या मुतल्लिका फोरम्स पे, वो सिर्फ 35 है। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 80 सीट्स आपने जीती या 90 जीती थी, 90 पर आपके साथ धांधली हुई, तो जमा सिर्फ 35 ने क्यों करवाई है अपनी शिकायत जो है? नहीं, उसमें अभी कुछ लोग अभी प्रोसेस में होंगे, कुछ लोग अभी वैसे ही। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हमारे बहुत सारे लोग, इवन जीते हुए कैंडिडेट्स भी अभी तक अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो एक ये भी तो खदशात हैं कि FIRs की तादाद इतनी ज्यादा है, तो ये वो वाले हालात है, हमारे हालात कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लेकिन ये आर्ग्यूमेंट को देखें, आपकी ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं लेकिन मुसर्रत साहिबा, मैं ये बात कर रहा हूं कि एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन आप जब आप ये अलेज करें, आप ये एक्यूज करें कि 80 से 90 सीट्स हैं, और ठीक है डर खौफ होगा, लेकिन वो पार्टी बेसिस के ऊपर एक मामला हो जाए कि वो रुजू कर लें और एक वुकला टीम बना दी जाए और जो भी करें, ये तो उसमें नहीं हो सकता आर्गुमेंट। उसी पे आ रही हूँ, वो वीक करेगा आपका आर्गुमेंट कि ये फिर गलत बयानी से काम लिया जाता है 80 सीटों। सर जी मैडम। बाजवा साहब, नहीं, गलत बयानी नहीं है बाजवा साहब, मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि हमारी पार्टी इसके ऊपर बिल्कुल जो
मैं अर्ज कर रही हूँ, हमारी पार्टी इसके ऊपर ऑलरेडी वो अपने जो हमारा जो लीगल फोरम है, जो हमारे वकला हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी हदायत जारी कर दी हुई है और वो कैंडिडेट्स के साथ राब्ते में भी है। जहां जहां पार्टी भी कैंडिडेट को लीगल एड दे सके तो वो भी करेंगे हम उनके लवाहिकीन से मिलकर। जैसे जो कैंडिडेट्स अभी जिनके रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए हैं, अगर वो खुद मंजर आम पे नहीं भी हैं, तो ये आप आने वाले इंशाल्लाह कपल ऑफ डेज में आप देखेंगे कि ये तादाद आपको डबल होती नजर आएगी। ये तो ये होगी बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये एक मैं कहती हूँ कि टॉपिक नहीं है कि 35 हैं। सपोज कर लो, मैं मान भी लूं हमारे मुखालफिन की बात या ये जो तजिया जिन्होंने पेश किया है, मुझे ये बताएं क्या 35 सीट्स मतलब कम तो नहीं होती? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये भी छोड़ दो, 35 सीट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, 90 है कि 35 है, लेकिन 35 पंक्चर याद आ गए मुझे। तो एक देखें आप कैसे, हाँ एग्जैक्टली आप रिजर्व सीट्स को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं कि वो कैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और इवन आप ये देखो कि वज़ीर आला का इलेक्शन भी हो जाए। तो ये मुझे हैरत हो रही है कि ये इस मुल्क में इतना खुला तमाशा नहीं होना चाहिए। अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए और खुले दिल का मुजाहरा किया जाना चाहिए। और उससे भी ज्यादा मेरी अपील है कि थोड़ी इंतकामी कार्रवाइयां, उसका तो ये नहीं पता कि कहीं वो इतनी डिले ना हो जाए कि सेनेट के इलेक्शंस गुजर जाएं, जिसकी वजह से आपके नंबर्स मुतासर हो सकते हैं। नहीं, हमें इस चीज़ का खदशा है और जाहिर है हमारे पास जो अवेलेबल लीगल फोरम्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके तो ऊपर हम नॉक करते रहेंगे। साथ मेरी अपील है सारी मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं और जो एडवोकेसी करते हैं, कुछ एनालिस्ट या ये जो जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी से जमहूरियत की एडवोकेसी जो करते हैं, वो खुद देखें कि ख़वातीन पहले ही आपको पता है कि और स्पेशली ये जो सारा कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कोई जेलों में पड़ी हुई हैं या जिस तरह से हमें मुकदमात का सामना है, कोई मतलब 2 दर्जन से ऊपर की FIR तो खाली मेरे ऊपर ही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन की इस तरह से नुमाइंदगी को हिट करना ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो हम तो अपील ही कर सकते हैं लीगल ऑप्शंस के बाद कि खुदारा दिल बड़े करें और जो एक किसी का ड्यू एक वो एक जो शेयर बनता है उसको ऑनर करें। इसमें इस तरह से मतलब जमहूरियत को इतनी चोटें लगाना और इतनी ऊपर। अच्छा, लास्ट मेरे पास एक्चुअली टाइम कम है मुशर्रफ साहिबा, एक सिर्फ आखिरी ब्रीफली इस सवाल का जवाब दे दें। आपने जो वज़ीर आला का कैंडिडेट असलम इकबाल साहब को फील्ड किया था, वो उनकी जगह पे राना आफ्ताब साहब है। तो एक तो ये जाहिर सी बात है, आप वो आ नहीं सकते होंगे, इस वजह से चेंज किया होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता, पुलिस हमें बताती नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए हैं, कि अभी तक बाहर हैं, कि कहाँ पे हैं, क्या मामला था। लास्ट टाइम पता चला था पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। आप ही बता दें, क्या गिरफ्तार हैं या बाहर हैं असलम इकबाल साहब? देखिए जी, बहुत सारी हमें इस मामले में तशवीश पाई जा रही है हमारी पार्टी के अंदर भी, और अभी तक उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं या नहीं, इसी चीज़ के पेश नज़र। और अगर वो आ भी जाए तो जो हालात हैं बाहर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको तो कोई असेंबली तक पहुँचने ही नहीं देगा इसी चीज़ को। लेकिन आपको भी नहीं पता अभी कि वो गिरफ्तार हुए हैं या वो कहाँ पे है? अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपकी वक्त का मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने लग्जरी कार्स की मैं कहूँगा डेफिनेशन चेंज कर दी है कि 40 लाख से ऊपर जो गाड़ी है उस पर 25% टैक्स देना होगा। इसने हैरान परेशान कर दिया है आवाम को भी, कार डीलर्स को भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पर इसके क्या मुज़मरात होंगे, क्या नुकसानात होंगे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू तारिक भाई, आपने वक्त दिया है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 25% उन्होंने 40 लाख वाली गाड़ी को सबसे पहले उन्होंने करार दे दी कि ये लग्जरी गाड़ी है। अब उसके अंदर एक मुझे आप ही बता रहे थे कि जो 1400 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियाँ, यानी कि आप ले लें होंडा सिविक ले लें आप, उसमें होंडा सिटी का भी एक वेरिएंट आ जाता है, या बाकी और बड़ी गाड़ियाँ जो हो गई, उन पे 18% ही है टैक्स। और जो एक मुतवसत तबके की गाड़ियाँ थीं जिसमें आपकी कल्टस आ जाती थी, जिसमें आपकी स्विफ्ट आ जाती है या यारिस वगैरह आ जाती है, इन पे 25% कर दिया टैक्स। तो इससे असर क्या आया मार्केट के ऊपर? अभी तक नोटिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन क्या किस तरह से ले रही है मार्केट इस फैसले? सर में ना एक तबका था दरमियान में, एक सेंटर में एक तबका था जो उनको नज़र आ रहा था कि इसको भी हमने पकड़ा नहीं है। यानी कि ये वो लोग थे जो कि रेंट पे गाड़ी चला रहे थे या उबर क्रीम पे गाड़ी चल रही थी, इसमें कल्टस हो गई, इसमें स्विफ्ट हो गई। ये वो गाड़ी थी जो एक नॉर्मल रेंज की गाड़ी थी, सही, जो बिल्कुल दरमियाना तबका है, जो ऑल्टो और वैगन आर पे है, अभी उसको नहीं छेड़ा। जो उससे थोड़ा सा ऊपर निकल के आ रहा था और सिविक से नीचे था,
उसको इन्होंने टारगेट किया। लग्जरी तो देखें, सिविक है, लग्जरी तो बड़ी गाड़ी है, लग्जरी तो मतलब 1400 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी होनी चाहिए, इन्होंने लग्जरी उसको डिफाइन कर दिया। सर उन गाड़ियों पे ना ऑलरेडी टैक्स की रेशो अगर आप देखें ना तो वो बहुत ज्यादा है सीसी की वजह से। कितनी ज्यादा? यानी कि जैसे ही सीसी की रेशो बढ़ती है 1500 तो उसके ऊपर जो वैल्यू हो जाती है, टैक्स की जो वैल्यू बढ़ जाती है, वो वैसे ही 120% पे चली जाती है टैक्स जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड पे, लोकल मैन्युफैक्चर के ऊपर ना। अगर आप इन गाड़ियों की कैलकुलेशन सीधी सीधी देखना चाहते हैं तो एक गाड़ी ऑल्टो है, वो लॉन्च की थी इन्होंने 10,30,000 रुपए की। सही। उस वक्त वो $10,000 की गाड़ी बनती थी, वो आज भी $10,000 की है, उसकी प्राइस 23,80,000 है। सही। तो गाड़ियों की प्राइसेस डॉलर के मुताबिक ही चल रही होती है। ये जो उसमें टैक्स बढ़ाया है, ये 7% टैक्स बढ़ा है। ये 40 लाख वाली गाड़ी में 2.5 लाख रुपए बढ़ गया, या 41 लाख की गाड़ी गया तो 2,60,000 रुपए बढ़ गया। ये 18% को 25% उन्होंने करने की एक सजेशन दी है, जिसका अभी तक SRO नहीं आया, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी इससे कोई गाड़ी में फर्क पड़ा चाहिए, एक वक्त था जब इन्वेस्टर, बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया? बिजनेस पे इफेक्ट देखिए, अगर एक वक्त था इन्वेस्टर को जब पता चलता है गाड़ी महंगी होना शुरू हुई है, वो फौरी तौर पे गाड़ी उठाना शुरू कर देता है कि ये गाड़ी महंगी हो जाएगी, मेरा 2.5 लाख बढ़ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर इनमें से निकल चुका हुआ है। पहले ही गाड़ियां इनवॉइस वैल्यू से कम बिक रही हैं। मार्केट में जो गाड़ियां खड़ी हैं, 40 लाख वाली गाड़ी में 5 लाख रुपया ऑन चलता था, यानी कि 40 वाली गाड़ी 45 की बिकती थी। ये 2.5 बढ़ता तो 47-50 की बिकती, 5 लाख ऑन डाल। सही। अब वो 40 वाली गाड़ी पहले ही 38 की बिक रही है। जिसके पास गाड़ी खड़ी है वो 2023 वाली गाड़ियां, चले वो तो बिक रही थी, लेकिन इनवॉइस के ऊपर तो वो 40 से ऊपर की है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना फिर। टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा, वो 2.5 लाख भी ऐड हो जाएगा, और अलबत्ता जो इनवॉइस है उससे भी वो गाड़ी नीचे बिकेगी। जो मार्केट की जो डिमांड है इस वक्त, मार्केट में गाड़ी की सेल खत्म हो चुकी हुई है। इसका ताल्लुक प्राइसेस के साथ बेशक है, लेकिन इस वक्त मार्केट में पैसों की सर्कुलेशन ना होना है। तो ये कोई अच्छा वक्त नहीं है कि इस तरह का आपको फैसला करें कि गाड़ियां पहले बिक नहीं रही हैं तो ऑलरेडी जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो यहाँ पे असेंबल कर रही हैं, उनकी सेल मुतासिर होगी। उनकी मैन्युफैक्चरिंग पहले ही उन्होंने प्लांट्स अपने बंद कर दिए, जो डेली 2 टाइम काम कर रहे थे। अब उन्होंने किया जी 15 दिन की छुट्टी कर देते हैं, 15 दिन चला लेते हैं, फिर वो उसमें डे शिफ्ट खत्म कर देते हैं, सिर्फ नाइट शिफ्ट खत्म करते हैं, सिर्फ डे पे चलता है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम होना शुरू हो गई। जो वो गाड़ियां बना रहे थे वो बना के वहाँ पे खड़ी हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है मार्केट में। तो ये बढ़ाने से भी मार्केट में अफरा तफरी नहीं फैली कि जनाब पकड़ने जाके गाड़ी महंगी हो जाएगी। कोई भी नहीं लेने के लिए गया, लोग अपनी जगह बैठे हैं कि अच्छा यार महंगी होती है, वो हमने कौन सी लेनी है। वो पहली दवाई फिरी हुई है, पहले दवाई फिरी हुई है। सही। अच्छा उसमें क्योंकि अच्छा मेरे जहन के अंदर यही आ रहा था, वो होता यूं ही है ना कि अभी जैसे आपने बात की SRO नहीं आया उसका, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले ही मार्केट के अंदर चीजें महंगी बिकना शुरू हो जाती होती हैं। इवन जो पुरानी होती हैं, यानी कि किसी के पास पिछले मॉडल की पड़ी होगी, उसकी भी वैल्यू के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो डीलर इजाफा कर देते हैं। बिल्कुल, वो 2.5 लाख रुपए ऐड हो गया कि ये गाड़ी खड़ी है जी, महंगी होने लगी, इस पर ये लगने लगा है। लेकिन इस वक्त मार्केट की ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो रुपया था मार्केट में सर्कुलेशन में, वो इस वक्त नहीं है। तो आपकी गाड़ी चाहे 40 वाली 45 की होने लगे, लोग तब भी लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो 20 वाली गाड़ी 25 की होने लगे, तो वो भी लोग लेने को तैयार नहीं है। मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं कर रहा। इस वजह से सारी गाड़ियां जहां खड़ी थी, 23 मॉडल की गाड़ियां अभी तक नहीं बिकी है, जो कि शोरूमों पे खड़ी हैं डिस्प्ले में, और वो लोग अंडर इनवॉइस देने के लिए तैयार है कि यार आप ये गाड़ी 2-3 लाख कम भी दे और ले लें एक दफ़ा। तो इसलिए इससे कोई जो है ना वो सिर्फ इंप्रेशन पड़ेगा, इसका नुकसान होगा हमारी लोकल इंडस्ट्री को। जो ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं ऑलरेडी उनकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हो चुकी हुई हैं, उनको ये नुकसान होगा कि अब ये 2.5 लाख। तो पिछले साल की भी जो हमने स्टैट्स देखे थे उसमें तकरीबन सभी कंपनीज की जो सेल्स थी वो दे वर टेकिंग अ डिप, 50% से ज़्यादा वो ड्रॉप हो चुकी हुई हैं। और इस वक्त ये मार्केट में चल रहा है कि ये 70% तक ड्रॉप कर चुकी है सेल। सही। इवन कि अगर आप किसी सिविक या आप फॉर्चूनर वगैरह की बात करते हैं तो फॉर्चूनर जो है वो अपनी इनवॉइस से 20-25 लाख नीचे बिक रहा है। अच्छा। इलेक्शंस के दिनों में डालों की डिमांड होती है, जो वीगो पिकअप डाला रीवो जो आता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वो रीवो भी अपनी इनवॉइस से नीचे बिक रहा है। अच्छी बात बताइए वैसे मार्केट में, यानी कि इलेक्शन की वजह से वो हर बंदा रीवो ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो लोगों ने वो भी रेंट पे लेके चलाए हैं, लोगों ने नए नहीं खरीदे, वो भी रेंट के ऊपर चलता रहा। रेंट पे डिमांड बढ़ी हुई थी, मार्केट में वो अपनी इनवॉइस से भी नीचे बिक रहा था। अच्छा। तो अब लोग इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट, इन्वेस्टर, चूंकि इन्वेस्टर जिस जगह जाता है वो चीज़ आपको चमकती हुई नजर आ रही है जी। प्रॉपर्टी है, फेज 8 हो गया, बहरिया हो गया, अब इन्वेस्टर वहां से भी बाहर निकल आया, गाड़ियों से भी निकल आया हुआ है। तो अब ये कीमतें बढ़ने का नुकसान हमारी लोकल इंडस्ट्री को होगा, वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को होगा, जो कि लोकल जो हमारी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो गाड़ियों को असेंबल कर रही हैं, उनकी बढ़ावा आने का टाइम था कि वो लोग यहाँ पे पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करते। इस वक्त पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, इंजन आ रहा है, कुछ जापान से आ रहा है, होंडा का थाईलैंड से आ रहा है, सुजुकी जापान से मंगवा के यहाँ पे लाके उसको असेंबल कर रहा है।
अब ये वक्त था इंडस्ट्री का कि वो यहाँ पे हम अगले स्टेप पे जाते, हम अगले स्टेप पे जाके इन चीज़ों को यहाँ बनाना शुरू करते हैं। पाकिस्तान में इंजन बनते, पाकिस्तान में लाइटें बनती, पाकिस्तान में उसकी बॉडी बनती, उसकी सारी चीज़ें बनती। अब हम लोग यहाँ पे उस कंडीशन में नहीं है कि हमें वो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, डैशबोर्ड उसका ये बन रहा है, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें इसकी बाहर से आ रही। यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग हो रही है गाड़ियों की, शॉक्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं बन रहे, शॉक्स असेंबल होके आ रहे हैं। तो ये वैसे अब खैर टैक्स पहले भी ज्यादा थे, 7% इनके अंदर जो इंक्रीज हुआ जो कि मिडिल क्लास की गाड़ियां थी, और फिर अगेन वो जो आपने ब्रैकेट बताई कि जो इसके अंदर जो फॉल करेगा, तो लास्ट बात जो मुझे समझ आई है बात वो ये कि एक स्टेप ऊपर जाने का वक्त था, हम एक स्टेप नीचे आ गए। हम एक स्टेप नीचे आके इंडस्ट्री को इस फैसले के साथ, इस तरह के फैसलों के साथ। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक आपकी एक ऑटो पॉलिसी आप बना देते हैं, 10 साल के लिए हमारी ये पॉलिसी है, ये टैक्स है, ना ये बढ़ेगा ना कम होगा। उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो चलना शुरू कर देती है कि अब ये 10 साल बाद चेंज होगा। हम लोगों की इंडस्ट्री को हमेशा ये डर लगा हुआ है कि यार ये पता नहीं कब टैक्स बढ़ा देंगे, अच्छा अब नई गवर्नमेंट आने वाली है, अच्छा ये मिनी बजट देंगे तो फलाना टैक्स बढ़ जाएगा, अच्छा अब इस तरह तो नहीं कर देंगे। तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करती है मार्केट में कि जब तक एक ऑटो पॉलिसी डिफाइन करके उसको 10-20 साल के लिए फिक्स नहीं कर देते कि ये जो आज हमने टैक्स का इंप्लीमेंट कर दिया ये अगले 10 साल के लिए ना इसको कम करेंगे ना इसको बढ़ाएंगे, जब तक वो ऐसा फैसला नहीं करेंगे मार्केट हमेशा अनस्टेबल रहेगी। आज हम लोग ये खौफजदा है कि जी ये नई गवर्नमेंट आई है पंजाब में या जो आएगी वफाक में भी, अगर यही गवर्नमेंट आती है तो इनका कौन सा जी वो कोई डार तो नहीं आ जाएगा। अगर डार आएगा तो वो कहेगा जी फलाने को बंद करो। नहीं आ रहे वैसे, अगर डॉक्टर साहब नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो आएगा वो हो सकता है कि ज़्यादा खतरनाक हो। वो कहेगा जी इसको ऐसे नहीं करना, फलाने को ऐसे बंद कर दो। वो अपनी साइंसदानी लगाते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपका मुल्क कहाँ पे जा रहा है। अगर आप अपने हमसाये एक तरफ तो यहाँ पे ये नुकसान हुआ है, सॉरी क्योंकि अब वक्त की हमने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। आपका बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने वक्त दिया है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान है कि जहां पे हमने एक स्टेप ऊपर जाना था, एक नॉच ऊपर जाना था और बेहतर करना था, इंप्रूव करना था कि पार्ट्स भी हम पाकिस्तान के अंदर ही बनाते, उधर से हमने एक बैक गियर रिवर्स गियर लगा लिया। दूसरी जगह पे टैक्स इकट्ठा करने का एक ही तरीका, हमारी हर हुकूमत को एक ही तरीका नजर आता है और वो ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास को निचोड़ लो। ये जो 40 लाख की गाड़ी कौन अफोर्ड करता था? मिडिल क्लास वाले, अपर लोअर मिडिल क्लास। यहां पे भी उन्हीं को निचोड़ना है जो जो टैक्स भी जिनका मौके के ऊपर कट जाता है, सैलरीड क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। अगर टैक्स लगाया होता, बढ़ाया होता, पता चलता कि बड़े लैंडलॉर्ड से टैक्स ले रहे हैं, जमींदारों से, जागीरदारों से टैक्स लेने का फैसला किया हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते। हमें पता चलता कि बड़े बड़े ताजरों से फैसला कर लिया है टैक्स लेने का या उन पर कुछ बढ़ा दिया, उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश की है, हम उसकी तारीफ करते। इस तरह के और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, इवन डॉक्टर्स, वकला बड़ी बड़ी फीसेस लेते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन टैक्सेशन का वहाँ पर भी एक मामला कि उनको बाकायदा टैक्स नेट में लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उस पर भी हमें कोई फैसला नजर नहीं आया। फैसला नजर आया तो एक दफ़ा फिर मिडिल क्लास को किस तरह से निचोड़ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह।